सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात सूरत में भोपाल के कुख्यात रहमान डकैत की सनसनीखेज गिरफ्तारी की। वहीं व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात सीएम योगी के दौरे के बाद माघ मेले की चाक चौबंद व्यवस्थाओं की। तो खबरें विस्तार से जानते हैं। बॉलीवुड में धुरंधर जैसे किरदार चर्चा में हो, और उससे पहले ही हकीकत में एक नाम पुलिस की नींद उड़ा रहता है, रहमान डकैत। यही नाम, लेकिन कहानी फिल्मी नहीं, खून पसीने और डर से लिखी हुई। असली नाम राजू ईरानी उर्फ आबिद अली, जो भोपाल के कुख्यात इलाकों से निकलकर देश भर में अपराध का जाल बुन चुका था। 6 से ज्यादा राज्यों की पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, वह आखिरकार सूरत में दबोच लिया गया। उसकी गिरफ्तारी हुई जब वह एक और बड़ी वारदात की तैयारी में था। ये रिपोर्ट देखिए। कौन है रहमान डकैत? असली नाम आबिद अली उर्फ राजू ईरानी। ये भोपाल की ईरानी डेरा अमन कॉलोनी का रहने वाला है। पिछले 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। इसका नेटवर्क भारत के 14 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल आदि में फैला हुआ था। वह करीब 6 राज्यों में मोस्ट वांटेड था। सूरत क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता की देश भर में चर्चा हो रही है। दरअसल पुलिस ने भोपाल के कुख्यात अपराधी राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत एक पुख्ता इनपुट से हुई। सूरत क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि भोपाल का मोस्ट वांटेड अपराधी शहर में दाखिल हो चुका है। सूचना यह थी कि निशाना तय हो चुका है और वक्त कम है। पुलिस इंस्पेक्टर जे गोस्वामी की टीम हरकत में आई और घंटों की निगरानी के बाद जाल कस दिया। जैसे ही सही मौका मिला, रहमान डकैत को धर दबोचा गया। ठगी के नए नए तरीके, नेटवर्क की खासियत थी अलग अलग तरीकों से लोगों को फंसाना। कहीं सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जाता, तो कहीं खुद को पुलिस या सीबीआई बताकर गहने और कैश ठगे जाते थे। कहीं नकली बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग होती थी, तो कहीं जमीन पर अवैध कब्जा। डर और हथियार इस गैंग की पहचान थे, जिनके दम पर वसूली और लूट चलती थी। रहमान डकैत, एक नाम कई पहचान है। जांच में साफ हुआ कि यह कोई साधारण बदमाश नहीं। ये पहचान बदल बदल कर अपराध करने वाला मास्टरमाइंड है। असली नाम अब्बास अली, लेकिन अंडरवर्ल्ड में राजू ईरानी और रहमान डकैत के नाम से जाना जाता था। उसका ठिकाना भोपाल का बदनाम ईरानी डेरा इलाका था, जहां से वह पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। पुलिस अफसरों के मुताबिक यह इलाका उसके गैंग की गतिविधियों का केंद्र था। भोपाल से सूरत तक आखिरी दौड़। आपको बता दें कि दिसंबर के आखिरी में भोपाल के ईरानी डेरा में बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था। 150 से ज्यादा लोगों की जांच हुई, दर्जनों संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन राजू ईरानी हाथ से निकल गया था। 150 से ज्यादा लोगों की जांच हुई, दर्जनों संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन राजू ईरानी हाथ से निकल गया। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भटकता हुआ वह सूरत पहुंचा, शायद एक और वारदात के इरादे से। बहरहाल इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सूरत क्राइम ब्रांच ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। अब पूछताछ जारी है और देश भर की पुलिस उसकी फाइलें खंगाल रही है। फिल्मी नाम वाला यह असली डकैत आखिरकार सलाखों के पीछे है। 6 गैंग, 14 राज्य और 1 कंट्रोलर। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि राजू ईरानी के नीचे 6 से ज्यादा सक्रिय गैंग काम करते थे। ये गैंग 14 से अधिक राज्यों में फैले हुए थे और हर गैंग का रोल तय था। यानी कहां डकैती होगी, कहां ठगी होगी, किस शहर में कौन सा गैंग जाएगा, सब कुछ ऊपर से तय होता था। यही वजह थी कि पुलिस के लिए यह सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक चलता फिरता क्राइम कंट्रोल रूम था। हथियारों के साथ घूमना और डर के दम पर वसूली करना इस गैंग की पहचान थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। इनमें लूट, डकैती, ठगी, अवैध कब्जा और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं।
एक केस से तो पुलिस को भी झकझोर दिया था। दरअसल सूचना देने वाले एक व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उसे घर के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और इसी ने पुलिस को उसके पीछे और आक्रामक बना दिया। यही वजह रही कि कई राज्यों की टीमें एक साथ उसके नेटवर्क पर काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि अपराध से कमाया पैसा राजू ईरानी और उसके भाई जाकिर अली शौक में उड़ाते थे। लग्जरी कार, महंगी बाइक और यहां तक कि घोड़े तक पाल रखे थे। खुद फील्ड में कम उतरते लेकिन अपने गुर्गों के जरिए हर वारदात को अंजाम दिलवाते थे। चोरी का माल कहां बेचना है, किसे छुड़वाना है, सब वही तय करता था। पुलिस के अनुसार रहमान डकैत लूट की कमाई से राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीता था। उसे अरबी घोड़ों, महंगी स्पोर्ट्स बाइक और लग्जरी कारों का बहुत शौक था। वह अपनी गैंग को किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाता था, जहां पकड़े गए सदस्यों के परिवार और वकील का खर्चा वह खुद उठाता था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। केंद्र सरकार सड़क हादसों को लेकर चिंतित है, लिहाजा व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी पर कदम बढ़ाया है। व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी के तहत गाड़ियां आपस में सीधे बात करेंगी। इसके लिए किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी? V2V एक ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें वाहन आपस में वायरलेस तरीके से डेटा साझा करते हैं। इसमें गाड़ियों को एक दूसरे से बात करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। वाहन अपनी गति, दिशा, लोकेशन और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी आसपास के अन्य वाहनों को भेजते हैं। इसके लिए गाड़ियों में सिम कार्ड जैसा एक छोटा डिवाइस लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ हुई वार्षिक बैठक के बाद व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी दी है। बहरहाल इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो सड़क हादसों को रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। ये तकनीकी खास तौर पर उन हादसों को रोकने में मदद करेगी जो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और पीछे से तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों के बीच होते हैं। सर्दियों में घने कोहरे के कारण होने वाले बड़े हादसों और कई गाड़ियों की टक्कर को भी ये सिस्टम रोक सकता है। जब विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, तब ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के लिए तीसरी आंख का काम करेगी। व्हीकल टू व्हीकल, ये V2V, ये कम्युनिकेशन वाली सिस्टम है। वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स कार टॉक डायरेक्टली, यानी दोनों कार के बीच में संवाद होकर रुक जाएगी। तो अंधेरा कुछ भी हो, जैसे वो हवाई जहाज फॉग में उतरने के जैसी टेक्नोलॉजी है, वैसी आई है। और ये ऑन बोर्ड यूनिट OBU इंस्टॉल्ड इन कार्स फॉर वायरलेस डाटा एक्सचेंज बिटवीन व्हीकल्स, शेयरिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन लाइक स्पीड, लोकेशन, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग। इसका बेनिफिट है प्रिवेंट्स क्रैशेस बाय वार्निंग ड्राइवर्स अर्ली, यानी उसको ड्राइवर को वार्निंग मिल जाएगी कि सामने गाड़ी खड़ी है। और इसके कारण ये स्पॉट्स व्हीकल इन ब्लाइंड स्पॉट जो है, और जॉइंट टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। DOT हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल फॉर यूज ऑफ 30 AMH, दैट इज 5.875 to 5.905 GHz फॉर V2V पर्पस। ये जो हमको जो उन्होंने ये दिए फ्रीक्वेंसी हमारी कॉमन भाषा में, तो अगर कुछ होगा तो साहब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहली बार हमने ये बड़ा रिवोल्यूशनरी डिसीजन किया है, इसके कारण ये एक्सीडेंट को। कैसे काम करती है V2V टेक्नोलॉजी, क्या है फायदे? यह तकनीकी मुख्य रूप से मानवीय चूक को कम करने के लिए है। सर्दियों के दौरान घने कोहरे में जब विजिबिलिटी शून्य होती है, तब यह सिस्टम ड्राइवर को सचेत कर देगा। आगे कोई वाहन खड़ा है या धीमी गति से चल रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। अगर किसी मोड़ पर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो यह सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देगा। यदि आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, तो पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर को तुरंत वार्निंग मिल जाएगी। यह सिस्टम ड्राइवर को गाड़ी के चारों ओर से ट्रैफिक की स्थिति से अवगत कराता है। जरा विचार कीजिए कि आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं,
सामने कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी कार आपको पहले ही बता दे कि आगे खड़ी गाड़ी कितनी दूर है या पीछे से तेज रफ्तार वाहन आ रहा है और सिस्टम आपको अलर्ट कर दे। अगर ऐसा होगा तो जाहिर है हादसों में बड़े पैमाने पर ब्रेक लग सकेगा। यही वजह है कि सरकार अब इसी तरह की खास तकनीकी को वाहन में देने की योजना पर काम कर रही है। भारत सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल यानी B2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लागू करने की तैयारी में है। इसका सीधा मकसद है सड़कों पर हादसों की संख्या को कम करना और यात्रियों की जान बचाना है। आपको बता दें कि कुछ प्रीमियम कारों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आता है, जो कैमरों और सेंसर पर आधारित है। B2B तकनीकी एडास के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे सुरक्षा की एक और मजबूत परत जुड़ जाएगी, क्योंकि सेंसर की एक सीमा होती है, लेकिन B2V बाधाओं के पार भी देख सकता है। सरकार की योजना और टाइमलाइन। केंद्र सरकार की 2026 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार लगभग 5,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगा रही है। एक वाहन में इस डिवाइस को लगवाने की कीमत 5,000 से 7,000 के बीच हो सकती है। शुरुआत में इसे नए वाहनों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। बाद में पुराने वाहनों में रेट्रोफिटिंग का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ हुई सालाना बैठक के बाद इस योजना की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि बैठक में इस टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे जल्द लागू किया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे रोड सेफ्टी की दिशा में बड़ा कदम बताया। बताया जा रहा है कि दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में इसे लागू करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही। सड़क हादसों के ताजा आंकड़े 2024-2025। वर्ष 2024 में भारत में सड़क हादसों में लगभग 1.77 लाख लोगों की जान गई। ये 2023 के मुकाबले करीब 2.3% की वृद्धि है। देश में हर दिन औसतन 485 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, यानी हर घंटे लगभग 20 मौतें हो रही हैं। देश में हर साल लगभग 4.73 लाख से 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। लगभग 66% मौतें 18 से 34 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक रही। आपको बता दें कि हादसों के पीछे केवल एक वजह नहीं होती, बल्कि कई कारण होते हैं। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बड़े कारण हैं। वहीं बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना मौतों का आंकड़ा बढ़ाता है। अकेले हेलमेट ना पहनने से सालाना 30,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट और गड्ढे भी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और प्रयागराज में माघ मेला अपनी पूरी आध्यात्मिक भव्यता और सांस्कृतिक चमक धमक के साथ जारी है। सीएम योगी ने माघ मेला दौरे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आगामी विशेष स्नान पर्वों के चलते संगम की रेती पर बसी ये तंबुओं की नगरी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आगामी विशेष स्नान पर्व मकर संक्रांति 14-15 जनवरी 2026, मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026। विशेष स्नान पर्व और अलर्ट माघ मेला प्रशासन।
प्रयागराज में माघ मेला अपनी पूरी भव्यता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे ने आगामी बड़े स्नान पर्वों, विशेष रूप से मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या के लिए सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत कर दिया है। देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद प्रयागराज माघ मेले में रौनक दोगुनी हो गई है, जहां सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधाओं को चाक चौबंद किया गया है। 800 हेक्टेयर में फैली टेंट सिटी में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के लिए हाई अलर्ट सुरक्षा के बीच 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मौजूद है सतुआ बाबा जी की शिविर में स्वामी स्वतः जी महाराज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि माघ मेले के बारे में और यहाँ पे जो स्नान होने वाले हैं उनके क्या पौराणिक महत्व है। सबसे पहले तो स्वामी जी आपको शत प्रणाम। और जो अभी जो स्नान होने वाले हैं, चाहे वो मौनी अमावस्या का होने वाला है या मकर संक्रांति का होने वाला है, तो क्या इसकी पौराणिक, क्या इसकी जो धार्मिक मान्यता है महाराज? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला अपने आप में एक मान्यताओं से ओतप्रोत मेला है। ये बार नक्षत्र तिथि, ये विश्व में एक ऐसा तीर्थ है कि जहाँ माघ के महीने में कल्पवास होता है। इसमें माघ पूर्णिमा से माघ के पर्यंत जो भी पड़ने वाले पर्व हैं सब पर स्नान होता है। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, हर त्योहार, हर पर्व अपने आप में एक बहुत आदर और महत्व के साथ भरा है। इसमें पूरे भारत के सनातनियों को अपने आप में गर्व होता है और हर सनातनी कोई ना कोई पर्व पर तीर्थ जाता है। लेकिन माघ के महीने में हर सनातनी सोचता है कि मैं उस पल का, उस क्षण का, उस पर्व का एक साक्षी बनूं जिस पर्व में हम प्रयागराज हों, माघ के महीने में हों और त्रिवेणी संगम में हमारी डुबकी लगे। यही मौनी अमावस्या है कि जहां 65 करोड़ लोगों ने माघ के महीने तीर्थराज प्रयाग में विगत वर्ष कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने, 75 करोड़ तक लोग पहुंच गए थे, इतने लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, विश्व के इतिहास के पटल पर यह ऐसी भूमि है कि लोग सोचने के लिए चिंतित हो गए थे कि ऐसा कौन सी जगह है कि आधा भारत से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित है। यह माघ मेला अपनी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ खूब ओतप्रोत है और भजन, संत समाज और हर श्रद्धालु यहाँ कर रहा है। और 18 तारीख को जैसे कुंभ में आपने अमृत पर्व स्नान का दर्शन किया था, इतिहास के पहले पन्नों में, इतिहास में पहली बार इस माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में अमृत स्नान पर्व, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को सभी जगतगुरुओं द्वारा 4 अखाड़े के तीनों अखाड़े के श्री महंत उपस्थित होकर करेंगे। स्वामी, जो कल्पवास हो रहा है, लाखों लोग यहाँ पर कल्पवास भी कर रहे हैं और पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू हो चुका है माघी मेला तक। तो कल्पवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनकी क्या धार्मिक मान्यता है, उनको क्या पुण्य यहाँ से प्राप्त होता है? जो कल्पवास करता है वो कल्पवास का महत्व जानता है। मैं कल्पवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनकी ज्ञान और तपस्या को प्रणाम करता हूँ। संगम स्नान का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज के संगम में स्नान करने से करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मानता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी, जिससे यहाँ का जल अमृत के समान पवित्र हो गया। यह मेला भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हिमालय की गुफाओं से आए नागा साधुओं से लेकर आधुनिक शहरों के श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक एक साथ नजर आते हैं। वहीं यहाँ लगने वाले प्रवचन शिविरों में विभिन्न संप्रदायों के संत आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, जिससे यह एक विशाल ज्ञान मेला भी बन जाता है। कह सकते हैं कि प्रयागराज माघ मेला आत्मा के पुनर्जन्म और स्वयं को ईश्वर के करीब लाने का एक अवसर है। महाराज, कितने रुद्राक्ष आपने धारण कर रखे हैं? 11,008 रुद्राक्ष धारण कर रहा है जी। शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि कोई व्यक्ति 11,008 रुद्राक्ष पहनेगा तो कई अनेक यज्ञ के समान होती है, रुद्र यज्ञ जैसा होती है जी। और इस बार है ना माघ मेला में 11,008 रुद्राक्ष पहन के 45 दिन में, अभी 75 साल की बात मनाते हैं ना, 11,008 रुद्राक्ष पहन के 75,000 बार हनुमान जी महाराज जी का बीज मंत्र जाप करके आहुति करेगा 45 दिन में। ठीक महाराज। और इसका सनातन में तो बहुत बड़ा धार्मिक मान्यता है और कल्पवास जो है ऐसा बताया जाता है कि मतलब 12 वर्ष की इसकी अवधि करीब होती है कि 12 वर्ष करना चाहिए।
उससे इसका पूर्ण तब का फल मिलता है जी। और यहाँ आकर के एक माह जो है नियम पूर्वक संयम से आदमी रहता है गंगा जी के तट पर, तो वही जो है उन्हीं की जो सेवा बन पड़े वही होती है, प्रभु की सेवा होती है, उसी में जो है उसका प्रतिफल। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसी महाकुंभ के दौरान होती है। पूरा मेला क्षेत्र में 450 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। यहाँ भीड़ प्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए एटीएस, बम निरोधक दस्ता और ड्रोन कैमरों का जाल बिछाया गया है। जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गोताखोर तैनात हैं। प्रमुख किसान पर्व में किसी भी प्रकार के वीआईपी प्रोटोकॉल को प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। विशेष स्नान पर्व मकर संक्रांति 14-15 जनवरी और मौनी अमावस्या 18 जनवरी की खास ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन योजना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने संत समाज से भी मुलाकात की और रामानंदाचार्य की स्मृति में एक भव्य स्मारक और मंदिर बनाने की घोषणा की। बता दें कि इन दिनों संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बना है और यही वजह है कि श्रद्धालु संकल्प लेकर कल्पवास पर हैं और एक अनुमान के मुताबिक मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का प्रवास करते हैं। ऐसा अनुमान है कि पूरे माघ मेले के दौरान 1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। वहीं सिंचाई विभाग माघ मेले में 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मेले में 160 किलोमीटर की चकट प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है, जबकि यूपी जल निगम द्वारा 242 किलोमीटर पेयजल योजना पेयजल लाइन बिछाई गई है। साथ ही 85 किलोमीटर सीवर लाइन भी बिछाई गई है। तकरीबन 3,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था, तपस्या और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि हर साल आयोजित होता है और कुंभ की तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। प्रयागराज के सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज माना जाता है और पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ही यहाँ पर पहला अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। वहीं धार्मिक मान्यता है कि माघ के महीने में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व स्वर्ग से उतरकर अदृश्य रूप में संगम तट पर निवास करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।